नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का एसएस का जो पॉलिटिकल का पार्ट है उसका पहला पार्ट, सत्ता की साझेदारी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर हमने कलेक्शन किया आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? पहला सवाल है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, श्रीलंका कब आजाद हुआ। ऑप्शन दे रखा है 1948, 1949, 1950 और 1951। तो बच्चों ध्यान रखना कि श्रीलंका को जो आजादी प्राप्त हुई है 1948 में। ये श्रीलंका भी है जो भारत की ही तरह, ठीक है, भारत की ही तरह है। जो विदेशी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका क्या था, ये गुलाम था या उसका औपनिवेश था। इसको आजादी मिली। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका है जो अगर भौगोलिक रूप से देखें तो भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। एक समुद्र में, एक चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है ये, ठीक है। और यहाँ पर है जो सिंहली जो जाति है, जो बौद्ध है, उनकी बहुत अधिक मात्रा है। और उसके अलावा कुछ मात्रा में जो तमिल, जो भारतीय तमिल है, जो उसके जो ऊपरी जो क्षेत्र है श्रीलंका का, ठीक है, जाफना द्वीप, उसके आसपास है जो भारत के तमिल जो समुदाय रहते हैं, ठीक है बच्चों, भारतीय तमिल बौद्ध, उनका निवास है। और ये भारत का अच्छा पड़ोसी देश है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है कि श्रीलंका की आजाद जब कब हुआ था, श्रीलंका आजाद 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेल्जियम में डच जो भाषा बोलने वाला क्षेत्र कौन सा है। सत्ता की साझेदारी का प्रश्न है बच्चों ये कि बेल्जियम का है डच भाषा यानी कि जो हॉलैंड के निवासी है डच, उनकी भाषा है, वो कौन सा क्षेत्र है, बेल्जियम का कौन सा हिस्सा है जहां पर डच भाषा वाले लोग रहते हैं। पहला दे रखा ब्रुसेल्स, वेलोन, फ्लेमिश। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है फ्लेमिश। जो आप अगर थोड़ा सा आप किताब की तरफ से नक्शे को देखें तो ये बेल्जियम है। बेल्जियम के जो केंद्र में जो इलाका है बच्चों वो है इसका ब्रुसेल्स, ठीक है। और ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की क्या है बच्चों, राजधानी है, ठीक है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी। और इसी का जो एक पार्ट है फ्लेमिश, ठीक है। जो फ्लेमिश जो इलाका बच्चों, फ्लेमिश इलाका है, उसके अंदर है जो अलग अलग देशों के लोग हैं, जो निवासी है, उनकी भाषा है, यहाँ पर निवास करते हैं, वो फ्लेमिश क्षेत्र है। यहाँ पर है जो डच भाषी जो लोग रहते हैं, लगभग उनकी संख्या 59% है। जो अन्य जो इसमें क्षेत्र दे रखा है वेलोन के अंदर है बच्चों फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कौन सी, फ्रेंच। और जो है ये लगभग 40% के आसपास ये लोग है जो फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% जो जनसंख्या है, ठीक है बच्चों, शेष बची हुई जनसंख्या 1% वो बोलती है जर्मन भाषा। और एक सवाल और साथ में कि जो बेल्जियम है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, इसके एक तरफ है बच्चों, ध्यान रखना आप, फ्रांस, ठीक है, एक तरफ है आपके नीदरलैंड, एक तरफ है आपके जर्मनी, और एक तरफ जो छोटा देश है यूरोप का लग्जमबर्ग। ये सब चारों तरफ के निवासी और यहीं के जो मूल निवासी है वो बेल्जियम के इलाके में रहते हैं। और उनकी जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो जिस देश के वो निवासी है वहां की है। जैसे नीदरलैंड वाले व्यक्ति अधिक मात्रा में है तो वो डच भाषा बोलते हैं। और जो फ्रेंच का जो इलाका पड़ता है फ्रांस का, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति बेल्जियम में निवास करते हैं उनकी भाषा जो है फ्रेंच बोलते हैं। और कुछ मात्रा में है जो बच्चों जो है वहाँ के निवासी, जो जर्मन को जो इलाका है वहाँ के निवासी जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेल्जियम का डच भाषी क्षेत्र कौन सा है बच्चों, फ्लेमिश। और फ्लेमिश में है जो बेल्जियम की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। जो अन्य जो इलाका वेलोन में 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। और जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। श्रीलंका का मैंने बताया आपको, वहां पर एक तो सिंहली बौद्ध है और तमिल बौद्ध है। तो श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ तो उसके बाद में उन्होंने जो जातीय समूह अधिक था, सिंहली बौद्ध संख्या में अधिक थे, तो उनकी वजह से या उनको अधिक प्राथमिकता देते हुए है जो सिंहली भाषा को उन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया। मतलब जो भी राजकाज होगा, सरकारी कार्य होगा, वो सब किसमें होगा, सिंहली भाषा में। तो सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया। ऑप्शन 1948, 1948, 1956, 1958, 1955। तो इसको सही उत्तर है बच्चों 1956। 1956 में है जो
संविधान का संशोधन करके, संविधान संशोधन करके है जो बच्चों सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। सिंहली को क्या घोषित किया बच्चों? राजभाषा इसे घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों की वहां पर अगर प्रश्न बने कि श्रीलंका में कौन से दो जातीय या कौन से दो सांस्कृतिक समूह रहते हैं, तो श्रीलंका के अंदर बच्चों ध्यान रखना दो समूह रहते हैं, दो सांस्कृतिक समूह। एक है आपके सिंहली बौद्ध, ठीक है, और दूसरे हैं आपके भारतीय तमिल, ठीक है। इनकी संख्या अधिक है सिंहली बौद्ध की, इसीलिए सरकार ने जो है, सरकार में इनकी अधिक हिस्सेदारी थी, ठीक है। तो अधिक हिस्सेदारी होने के कारण इन्होंने क्या किया, 1956 में एक संविधान संशोधन किया और जो सिंहली है उसको श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दी। इसी वजह से तमिल लोग हैं जो इसका अधिक विरोध करने लगे और उनके बीच है जो आपसी जो गृह युद्ध की स्थिति है जो उत्पन्न हो गई, जो 2009 में जाके ये वापस समाप्त हुई। अगला जो प्रश्न है बेल्जियम से संबंधित है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ईयू है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय देशों का समूह है, उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दे रखा बच्चों आपके पेरिस, लंदन, जेनेवा, ब्रुसेल्स। तो सही उत्तर है बच्चों उसका वो है ब्रुसेल्स। और जेनेवा है, जो जेनेवा है जो बच्चों याद रखना आप, WTO का मुख्यालय है। किसका है? WTO का ये है जो मुख्यालय है जेनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बच्चों ये जेनेवा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है, ठीक है, राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड की। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? वो कौन सा देश है? अपने जो पार्ट है सत्ता की साझेदारी उसके अनुसार कि किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने के कारण सामुदायिक सरकार की व्यवस्था वहां पर है, ठीक है बच्चों। अभी बताते हैं सामुदायिक सरकार भी किसे कहते हैं, उसका भी प्रश्न है आगे। तो ऑप्शन दे रखा आपके श्रीलंका, भारत, बेल्जियम और ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों जहां पर सामुदायिक सरकार है वो है आपके बेल्जियम में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है बच्चों क्योंकि वहां पर जो डच और फ्रेंच भाषी जो समुदाय है बड़ा, उनको है जो सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी के कारण है जो वहां पर सामुदायिक सरकार है और इसी की वजह से वहां पर है जो श्रीलंका जैसी गृह युद्ध की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सही उत्तर इसका बेल्जियम, सामुदायिक सरकार कहां पर है? आपके बेल्जियम में। अगला सवाल है, बेल्जियम के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं, प्रश्न वही आ गया वापस जो अपने बात करी थी फ्लेमिश क्षेत्र में। अधिकांश जो लोग है बच्चों वो बोलते हैं आपके डच। 59% जो लोग हैं वो बोलते हैं डच। जो रहते कहां पर है बच्चों? बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में। कहां पर रहते हैं? बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग हैं जो डच बोलते हैं। फ्रेंच है जो बच्चों वहां के 40% लोग हैं जो वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और वो रहते कहां है? वो बेल्जियम का वेलोन जो क्षेत्र है, ठीक है, वेलोन क्षेत्र जिसे वेलिनिया बोला गया, वेलोनिया, किताब के अंदर आपको इस क्षेत्र को वेलोनिया क्षेत्र बताया गया है, वहां पर निवास करते हैं। और जो शेष जो बची है 1% जो जर्मन है, जो जर्मन भाषा है जो 1% लोग वहां पर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम के अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो वो है बच्चों आपके डच। जो 59% लोग है जो जनसंख्या है वो क्या बोलती है? डच भाषा, नीदरलैंड की, हॉलैंड वाली जिसे आप जानते हैं, हॉलैंड के जो निवासी है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली समुदाय, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति को दर्शाने वाला कदम। श्रीलंका के अंदर मैंने बताया आपको कि सर्वाधिक मात्रा में सिंहली बौद्ध है, वहां के स्थानीय निवासी, वो अधिक मात्रा में होने की संख्या अधिक होने के कारण जो सत्ता में साझेदारी है, जो सरकार में हिस्सेदारी है, वो सिंहली बौद्धों की अधिक है। मतलब कि जो उनके जो भी प्रतिनिधित्व है वो सरकार के अंदर उनका अधिक है और इसी वजह से वो जो समुदाय है बहुसंख्यक है। और बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी जो प्रमुख बहुसंख्यक परिस्थिति या बहुसंख्यक की जो भावना बताने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? पहला ऑप्शन ए, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति। तीसरा, सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति। इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। मतलब जैसे ही उन्होंने 1956 में सिंहली को क्या घोषित किया था बच्चों? आपके
सिहली को राजभाषा घोषित किया संविधान संशोधन द्वारा। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और करी संविधान में संशोधन करके कि जो बहुसंख्यक होने के कारण उन्होंने सिहली को राजभाषा घोषित किया, जबकि वहां पर तमिल लोग भी थे, ठीक है, उसे नहीं करके तमिल भाषा जो बोलते उनको नहीं किया। उसके अलावा विश्वविद्यालयों में सिहलियों को प्राथमिकता, जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट शिक्षा विभाग है, ठीक है, या और नौकरी है, उन सभी के अंदर सिहली लोगों को प्राथमिकता देना शुरू किया। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है श्रीलंका के अनुसार, ठीक है, और अगर वह तमिल है तो उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर वो वहीं का मूल निवासी है, सिहली है, तो उसे कॉलेज में एडमिशन की प्राथमिकता दी जाने लगी। उसी प्रकार से नौकरियों में भी है जो सिहली लोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। इस प्रकार से वो दर्शाते हैं कि बहुसंख्यक जो कार्यवाही है, बहुसंख्यक परिवस्थी है, जो उनकी परिस्थिति है, उसको दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक देशों में एकता तभी संभव है जब ऐसा कौन सा कार्य करे, या ऐसी देश के जो लोकतांत्रिक देश है उसके अंदर ऐसा कौन सा कार्य हो जिससे एकता संभव हो सके। उसको ऑप्शन दे रखा है, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व कायम करता है। दूसरा, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी न बनाए या सत्ता में हिस्सेदारी न दे, या सभी समुदायों व क्षेत्र की भावनाओं का आदर किया जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, बताओ आप कि लोकतांत्रिक देशों में देश की एकता कैसे संभव है। मान लो कोई बड़ा देश है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर एकता कैसे संभव होगी। क्या बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर अपना हक जमा ले, उससे होगी? उससे नहीं होगी बच्चों, ठीक है, उल्टा उससे है जो युद्ध की और संघर्ष की भावना बढ़ेगी। दूसरा, जो बहुसंख्यक समाज है, ठीक है, वो अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी न दे। अगर बहुसंख्यक समाज, अगर जो कम मात्रा में जो लोग हैं, अगर उनको सत्ता में या जो सरकार में हिस्सेदारी अगर नहीं देंगे तो उसे एकता कायम नहीं होगी। उल्टा उनसे एकता के अलावा उनके अंदर क्या हो जाएगा, आपसी फूट की संभावना बढ़ेगी। और जो सही उत्तर होगा बच्चों उसका यह है कि लोकतांत्रिक देश में सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है, उन सभी समुदायों को या क्षेत्रों की भावनाओं को आदर किया जाए, उसी के आधार पर देश के अंदर एकता होगी। ऐसा भारत में है कि भारत में सभी धर्म समुदाय और जो संप्रदाय उनको समान रूप से सरकार संरक्षण देती है, और उन सभी को है जो उसके मानने वाले लोगों को अपनी पूजा पद्धति के अनुसार है जो उन्हें अपना जो पूजा पद्धति करने का अधिकार देती है। साथ ही जो शिक्षा है उसके अंदर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तभी है जो भारत को कहा जाता है अनेकताओं में एकता वाला देश। अगला प्रश्न है, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए। जिस प्रकार से श्रीलंका ने संविधान संशोधन किया 1956 में बच्चों, और सिहली को राजभाषा बनाया और सिहली को प्राथमिकता दी, उसका ये उल्टा है कि जो बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच में केवल और केवल बच्चों ध्यान रखना 4 बार संशोधन किए। संविधान में कितनी बार संशोधन किए? 4 बार, मात्र 4 बार संशोधन किया इन्होंने, ठीक है, संविधान संशोधन। और 4 बार के संशोधन में उन्होंने ये तय किया, क्योंकि देखो आप ध्यान रखना बच्चों, बेल्जियम में 4 प्रकार के लोग रह रहे हैं, 3 प्रकार के। एक डच भाषी, ठीक है, जो संख्या में कितने हैं सबसे अधिक, फ्रेंच बोलने वाले, फ्रेंच समुदाय के लोग, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%, और शेष जो बोल रहे हैं बच्चों वो है जर्मन 1%। इन सभी समुदायों को, ठीक है, इसमें बहुसंख्यक या बहुभाषी समुदाय डच हो गया, फ्रेंच हो गया और जर्मन। बेल्जियम में क्या किया कि उन्होंने इन सभी समुदायों का समान रूप से आदर करते हुए मात्र 4 बार संशोधन किया संविधान में, और यह व्यवस्था की कि संविधान या सरकार के अंदर है जो सभी समुदायों को समान क्या दिया उन्होंने, प्रतिनिधित्व, ठीक है। और उन्होंने क्या किया बच्चों, सत्ता में या सत्ता का क्या किया उन्होंने, विकेंद्रीकरण किया। और उसके तहत उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो केंद्रीय सरकार, एक तो उनकी होगी केंद्र की केंद्रीय सरकार, इसके अंदर है जो सभी जो समुदाय है उनके लोगों को समान रूप से प्रतिनिधि दिया, जिस क्षेत्र से जैसी भाषा के लोग हैं वहां से उसी व्यक्ति को चुनकर उस क्षेत्र में भेजा, ठीक है। फिर आ गई उनके बीच में जो राज्य सरकार थी, राज्य जो कंटेनमेंट होता है राज्य सरकार, उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया भाई, शक्तियों का बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया, ठीक है, बंटवारा इस प्रकार से किया बच्चों उन्होंने कि
एक विभाग डच भाषी को दिया तो दूसरा विभाग उन्होंने उसी रूप में फ्रेंच भाषी व्यक्ति को भी दिया, यानी जो व्यक्ति चुनकर आया था फ्रेंच भाषा वाला उसको भी दिया। इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये किया 4 संशोधन के द्वारा कि सामुदायिक सरकार की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? सामुदायिक सरकार की स्थापना करी। इसके तहत वही जिस भाषा का व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है, वहां से उसी भाषा की संख्या में अगर मात्रा अधिक है, मान लो किसी क्षेत्र में डच भाषा वाले लोग रह रहे हैं, तो उसी क्षेत्र से डच भाषा का व्यक्ति ही चुनकर आएगा और वो अपनी सरकार की स्थापना करेगा अपने अपने क्षेत्र में। वो हो गई सामुदायिक सरकार। इस प्रकार से बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच में मात्र 4 बार संशोधन किए। अगला सवाल है रिक्त स्थान। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को, सत्ता का कौन सा है जो विभाजन कहा जाएगा बच्चों? उसे कहा जाएगा विभाजन या वितरण ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाकार विभाजन या वितरण। ठीक है, इसका मैं बताता हूं आपको जस्ट। और श्रीलंका कब आजाद हुआ आपको बताया? सन 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। और अगला है शासन के बीच विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अब ध्यान रखना बच्चों, ऊर्ध्वाकार वितरण क्या है? इसके अंदर देखो भाई, केंद्र सरकार, ठीक है, उच्चतर और निम्नतर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जो सबसे मुख्य सरकार होती है केंद्र सरकार, उसके नीचे बीच में राज्यों में राज्य सरकार, और सबसे निम्नतर जो अपना शासन का स्तर है बच्चों, वो है आपकी स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और इसका राजस्थान, सॉरी भारत में अगर उदाहरण देखें तो अपने क्या हो गए बच्चों? पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। ठीक है बच्चों, नगरीय स्वशासन। ये हो गया सत्ता का ऊर्ध्वाकार वितरण। इसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और अगर क्षैतिज वितरण की बात करें तो सत्ता के विभिन्न अंग, ठीक है बच्चों, जैसे देखना आप सत्ता के विभिन्न अंगों में इसका है ये क्षैतिज वितरण का। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्था का काम करती है, शासन को चलाने का। और इसी के कुछ शक्तियों का वितरण किया गया बच्चों विधायिका का, इसमें विधायिका आ गई। ठीक है, विधायिका जो विधि निर्माण का कार्य करती है। और इन सभी के साथ में शक्ति संतुलन के तहत अंत में रह गई अपनी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का संरक्षण करती है और कि वो न्यायचित या विधि के सम्मत है कि नहीं उसकी जांच करती है, और उसका सही उपयोग न करने पर उसे दंड की व्यवस्था भी करती है। ठीक है बच्चों, तो ये शासन के विभिन्न अंगों के बीच वितरण में क्या आएगा, जिसे क्षैतिज वितरण कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और ऊर्ध्वाकार वितरण में जो उच्चतर से निम्नतर की सरकारों के बीच होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से नोट करना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके वन लाइनर है अतिरक्षात्मक, कि सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? सांझी संस्कृति पर देखना बच्चों, जो सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को एथनिक सामाजिक विभाजन कहा जाता है। यानी कि इसे आप है जो जातीय विभाजन भी कह सकते हैं, जातीयता के आधार पर या जातीयता विभाजन। देखो सांझी का मतलब होता है बच्चों यहां पर सम्मिलित, कोई ऐसा सामाजिक समूह जो जिसकी संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन, खान पान एक समान हो और उन सभी के पूर्वज एक हो। ठीक है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? एथनिक सामाजिक विभाजन या जातीयता विभाजन। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चों एथनिक विभाजन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी सामाजिक समूह है उसके पूर्वज क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं या एक ही मूल पुरुष से उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, उनकी शारीरिक जो बनावट होती है, ठीक है बच्चों, शारीरिक जो बनावट होती है उस पूरे समूह की समान होती है। ठीक है, उनके रीति रिवाज, खान पान, ठीक है, रहन सहन, जिसमें पहनावा वगैरह सब आ गया बच्चों। इसके अंदर संस्कृति है जो एक रूप की होती है, एक समान होती है, वो कहलाता है बच्चों एथनिक विभाजन या उसका सामाजिक विभाजन। ध्यान रखना, ये होता है मेन, जिसके पूर्वज समान हो और शारीरिक और सामाजिक रीति रिवाज और संस्कृति एक रूप की हो, एक रूपता होती है, वही होती है एथनिक या सामाजिक विभाजन। इसे ही कहा जाता है सांझी संस्कृति। ठीक है, बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच कुल 4 है जो संशोधन किया, मैंने आपको बताया अभी।
कुल 4 संशोधन किए हैं। और ध्यान रखना, चारों मैंने बताई है कि उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार के डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग थे वहां से उन सभी समूहों को समाज के अंदर सरकार के अंदर समान प्रतिनिधित्व दिया और सामुदायिक सरकारें थी उसकी स्थापना करी उन्होंने। इसके तहत ही इस प्रकार की व्यवस्था करके उसने बेल्जियम ने अपने देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल किया और गृह युद्ध वाली स्थिति होने ही नहीं दी। अगला है प्रश्न, बेल्जियम में को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया? मैंने इससे पहले बताया एथनिक, जिस क्षेत्र के निवासी थे, साझी संस्कृति, उस आधार पर बांटा गया है। तो जो स्टार्ट में मैंने बताया था आपको, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है बच्चों, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के बाद में जो इसके राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, एक तो इसमें बढ़ गया, दूसरा फ्रेंच भाषी क्षेत्र, जहां पर फ्रेंच भाषी क्षेत्र, उसके नजदीक कौन सा देश है बच्चों आपके? फ्रांस। फ्रांस के बोलने वाले, एक तरफ सर्वाधिक बोलने वाले बच्चों आपके कौन सा? फ्लेमिश क्षेत्र, ठीक है, फ्लेमिश क्षेत्र, जहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही है बच्चों? डच भाषा। उसके अलावा है जो वेलनिया क्षेत्र, ठीक है, फ्रेंच वाला जो है इसे आप वेलोन क्षेत्र कह सकते हैं या वेलिनिया क्षेत्र। और जो 1% बचा था लास्ट में थोड़ा सा, जर्मन भाषा वाला क्षेत्र। इस प्रकार से इनको अलग अलग है जो 4 भागों में बांटा गया। राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, वहां पर सर्वाधिक है जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेल्जियम में डच भाषी लोग तो अधिक हैं, लेकिन संख्या के आधार पर ये अधिक है, लेकिन आर्थिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति है वो बच्चों कौन है? फ्रेंच, ठीक है, आर्थिक रूप से जो मजबूत हैं, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में जो अधिक हिस्सेदारी है बच्चों, वो किसकी है? फ्रेंच भाषा वाले की। वो अनुपात में कम है लेकिन आर्थिक रूप से अधिक है, जबकि डच बोलने वाले व्यक्ति संख्या में अधिक है लेकिन आर्थिक रूप से जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनसे थोड़े आर्थिक रूप में थोड़े कमजोर है। इसी वजह से उन्होंने व्यवस्था करी कि जो समाज के अंदर है, इन जो सरकार है उनके अंदर जो सामुदायिक सरकार बन रही है उनमें सभी भाषा के जो क्षेत्र है, वेलनिया है, फ्लेमिश है, ठीक है, उन सभी को शामिल करके उनको समान रूप से हक दिया जाए। अगला है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया, ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सत्ता की साझेदारी कह सकते हैं कि सत्ता के अंदर अपनी हिस्सेदारी करना। जैसे भी कोई कार्य होता है बच्चों, तो उसको करने के लिए काफी लोगों की जो जरूरत पड़ती है, तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं। कोई घर पे कोई काम हो या सामाजिक कार्य करना हो, तो उसमें ये होता है कि अगर अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी तो जो वो कार्य है अच्छा, सुचारू और अच्छे तरीके से होगा, अच्छा रिजल्ट भी उसका मिलेगा और एक व्यक्ति पर अधिक भार भी नहीं पड़ेगा और एक दूसरे पर है वो संतुलन का कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार से जो सत्ता की साझेदारी है कि जो सरकार बनती है उसका विभाजन किया जाता है। जैसे सत्ता है तो सत्ता का 2 तरीके से विभाजन है, आपको बताया था, ऊर्ध्वाकार यानी कि उच्च से निम्न की तरफ, जो केंद्र लेवल, इसके अंदर केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार बना दी, ठीक है, केंद्रीय सरकार जो सबसे उच्च में रहेगी, केंद्र सरकार, और इससे नीचे राज्य सरकार। केंद्र सरकार देश के जो बाहरी रक्षा है और जो संधि वगैरह है, व्यापार, उसका कार्य देगी। राज्य सरकार एक राज्य के लोगों के लिए कार्य देखेगी और इससे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हो रहा है, सत्ता का बंटवारा भी हो रहा है। और उसके अलावा अंत में हो गए आपके स्थानीय स्वशासन, जो गांवों के लिए है, जो गांवों और शहरों के लिए उनका खुद का स्वशासन। इस प्रकार से जो सत्ता की साझेदारी की गई है। और जो क्षैतिज जो वितरण हमने पहले बताया था, उसमें है जो आपके कार्यपालिका जो है देश की व्यवस्था को जो संभालती है, व्यवस्थापिका कहते हैं जिसे अपन, ठीक है। उसके बाद में है जो विधायिका, संसद, ठीक है, जो कानून का निर्माण करती है और कानून को लागू करवाने का कार्य करती है, चलाने का कार्य करती है। उसके उसी के ऊपर नियंत्रण के लिए आपके रख दी हमने न्यायपालिका। न्यायपालिका है जो इसके द्वारा या विधायिका द्वारा निर्मित जो कानून है उनकी व्याख्या करेगी और गलत तरीके से उसको काम में लेने वाले को दंडित भी करेगी। अगला प्रश्न है भाई, जातीय समूह से क्या आज से जो भी बताया था मैंने, एथनिक, जिसे एथनिक भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, बार बार एथनिक समूह भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अगर जातीय समूह ने पूछ के आपको एथनिक समूह भी पूछ सकते हैं। किसी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी जो उत्पत्ति है समान पूर्वज से हुई है, उनका जो मूल पुरुष है वो एक ही है। इसी कारण शारीरिक बनावट और संस्कृति उनकी एक जैसी होती है, मतलब साझी संस्कृति होती है
और किसी जाति की शारीरिक बनावट और सांस्कृतिक आदर्श समान हो तो वह जातीय समूह कहलाता है। जैसे आप भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता है कि एक व्यक्ति किसी जाति का होता है तो उसकी उस जाति का मूल पुरुष भी एक होता है और उसकी जो भारत में कहीं भी निवास करेगा तो उस व्यक्ति की है जो उस जाति की परंपराएं और शारीरिक बनावट एक जैसी होगी। जैसे अपन अफ्रीका के लोगों की बात कर ले, निग्रो प्रजाति के, ठीक है, तो वो है जो उनका जातीय समूह हो गया, उनकी जो शारीरिक बनावट एक है, उनकी संस्कृति एक है। भारत के उत्तरी पूर्व की जो लोग हैं उनकी निवास कर बात कर ले, और दक्षिण भारतीय द्रविड़ लोगों की बात कर ले, और जो उत्तर और मध्य भारत में रह रहे आर्य लोग, उनकी संस्कृति और जातीय बनावट सांस्कृतिक और सांस्कृतिक बनावट एक जैसी, उसे कहा जाएगा जाति समूह। अगला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इससे पहले भी बताया, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी शासन को आसान बनाने के लिए और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कार्यरत या चालू करने के लिए है जो सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्यों जरूरी भाई लोकतंत्र में? लोकतंत्र पता आपको बच्चों, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक हिंसा से बचने के लिए इस व्यवस्था को जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व हेतु इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर एक कोई जैसे श्रीलंका का उदाहरण दे रखा आपके अंदर, कोई एक समाज बहुसंख्यक होगा और वे जो अल्पसंख्यक समाज की जो भावनाओं को दबाने की कोशिश करेगा या उन्हें सत्ता में है जो हिस्सेदारी नहीं देगा, तो उसकी वजह से संघर्ष की स्थिति होगी और धीरे धीरे वो गृह युद्ध के रूप में होते हुए अंततः हो सकता है विभाजन भी हो जाए। इसीलिए जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं और इससे है जो उनकी कार्यकुशलता बनी रहती है और वे ऐसा सोचते हैं कि हमारा भी सरकार में हिस्सेदारी है और इसको वो अपने वोट के माध्यम से भी जाहिर करते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। देखो इसमें है जो क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाकार जो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उसकी बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है बच्चों। सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जो विधि निर्माण करती है, ठीक है, जिसे आप संसद के रूप में जानते हैं। कार्यपालिका सरकार की वो जो सरकार चल रहे हैं उसी सरकार की जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होता है वो सरकार के जो कार्य करे, नीतियों को चलाने का कार्य करती है। और अंत में न्यायपालिका, न्यायपालिका है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है और जो कानून अगर गलत बने तो उनके लिए दंड की व्यवस्था करती है। तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में है जो इस व्यवस्था में सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका जिसे विधायिका कहा गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका कहा गया। इन तीनों की जो साझेदारी है, इन तीनों अंगों के कार्यों का इस प्रकार से विभाजन होता है कि किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियां एकत्रित न हो। बहुत अधिक देखो, विधायिका है जो इसके पास असीमित शक्तियां न हो और कार्यपालिका के पास भी असीमित शक्तियां न हो और न्यायपालिका के पास भी असीमित शक्तियां ना हो। मतलब भी कोई भी सर्वे सर्वा ना बन सके, वो एक दूसरे पर नियंत्रण और रोक, ठीक है, नियंत्रण और रोक की प्रणाली से कार्य करते हैं। मान लो विधायिका ने कुछ इस प्रकार का कानून बना दिया जिससे कि किसी समाज की या कोई ऐसा अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समाज है उनके पक्ष में कानून बना दिया जिससे उनको लाभ तो हो रहा है लेकिन अन्य जो भाग है या अन्य जो समाज है उनको नहीं हो रहा है, तो उसी विधायिका के कानून को रद्द करने का अधिकार किसके पास है बच्चों? न्यायपालिका के पास। और ऐसा नहीं हो कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाए और बहुत अधिक सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे, तो इसीलिए न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को नियंत्रण करने का अधिकार है जो बच्चों वापस किसके पास है? आपकी विधायिका के पास। और कार्यपालिका है जो सरकार है अपने मनमाने ढंग से कार्य ना करे और उसको रोकने के लिए, उसको विरोध करने के लिए, उसकी शक्तियों को कम करने के लिए है जो वो सब शक्तियां किसको दी गई है? विधायिका को। अगर सरकार कुछ गलत या अनैतिक कार्य करती है तो उसको संसद में विपक्ष द्वारा उसे रोका जाता है। इस प्रकार से तो सत्ता की साझेदारी में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है जो नियंत्रण व संतुलन का कार्य करते, एक दूसरे को रोकने का कार्य करते हैं। तो इस बात करते यहीं पर कि प्रत्येक अंग है जो दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखता है, इससे शक्ति संतुलन बना रहता है। इसे ही शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और यह व्यवस्था है जो एक दूसरे को रोकती है और कंट्रोल करने का कार्य करती है। अगला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से होता है। अभी हमने बताया आपको, प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर कानून के निर्माण। देखो विधायिका की बात करते हो, विधायिका क्या इंपॉर्टेंट है देखना बच्चों। विधायिका का कार्य कानून बनाना है, ठीक है, कानून बनाना।
और कार्यपालिका का कार्य क्या है बच्चों? जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको क्या करना? लागू करना। ठीक। और न्यायपालिका क्या करता है बच्चों? न्यायपालिका का कार्य है कि उन कानूनों की व्याख्या करे तथा व्यक्तियों को दंड दे जो कानून का उल्लंघन करते हैं। सरकार के तीनों अंगों का कार्य क्या है बच्चों? तीनों अंगों का कार्य है एक दूसरे पर असीमित शक्तियों का एकीकृत न करके प्रत्येक अंग द्वारा दूसरे अंग पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार से जो ये शक्ति संतुलन बना रहता है और शासन सुचारू रूप से चलता रहता है। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है बच्चों कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बना रहे और एक दूसरे को वो रोक और नियंत्रण के तहत कार्य करे और सरकार और शासन अच्छे रूप से चल सके। ठीक है बच्चों, ये आपके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना। एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन ही बताए गए आपको इसके अंतर्गत, और आशा करते हैं आपको समझ आए होंगे। और हमारे वीडियो में इस समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।